इसके बाद में नेक्स्ट जो अगली जो त्रिज्या आती है, संयोजक त्रिज्या की बात हो गई। दूसरी त्रिज्या मैं ले रहा हूं, वो है धात्विक त्रिज्या, आर एम, मतलब मेटेलिक रेडियस। ठीक है बेटा, मैंने एक ही बात कही कि ये जो त्रिज्याओं के प्रकार है ये बंध के प्रकार पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहली बात तो धात्विक त्रिज्या किन में मापी जाएगी? जहां परमाणुओं के बीच में धात्विक बंध हो। और धात्विक बंध में अपन ऐसा सा कहते हैं कि परमाणु क्लोज पैकिंग में होते हैं। तो मैं परिभाषा तो वही दूंगा कि दो निकटतम धातु परमाणु, देखिए इस तरह से, ये एक धातु परमाणु और कहते हैं कि क्लोज पैकिंग में होते हैं। क्लोज पैकिंग का मतलब है इस तरह से स्पर्श करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये दो धातु परमाणु है। परिभाषा भी यही बोलता जा रहा हूं कि दोनों के नाभिकों के बीच की अंतरानाभिक की दूरी का आधा कर लो। बात वही है, परिभाषा भी नहीं बदल रही है। और इस अंतरानाभिक की दूरी का आधा क्या नाम दे दूंगा मैं? धात्विक त्रिज्या। ठीक है, तो इसका आधा क्या कह दूंगा? ये है साहब धात्विक त्रिज्या, मतलब आर मेटेलिक। और बेटा जी कहते हैं कि आर मेटेलिक इक्वल टू आप क्या कह सकते हो? d/2। अब यहां पे एक चीज जरूर पूछेगा आपसे कि ये जो धात्विक त्रिज्या है, आप देखोगे कि स्पर्श कर रहे हैं, तो वास्तव में बेटा जी परमाणु की त्रिज्या भी यहीं तक की है। इसलिए यही त्रिज्या आर एटॉमिक को भी बताती है ना। तो कहते हैं कि आर मेटेलिक और आर एटॉमिक ये लगभग क्या है? बराबर ही है। ठीक है, एटॉमिक का मतलब परमाणुीय त्रिज्या और धात्विक त्रिज्याएं लगभग बराबर ही है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज पैकिंग में है, स्पर्श मानते हैं यहां, इसलिए ऐसा है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, धात्विक बंध है इसलिए धात्विक त्रिज्या कह दिया। एक चीज जरूर मैं कहूंगा, क्या कहते हैं कि आपने सुना होगा सॉलिड स्टेट में कि धातु परमाणु जब क्लोज पैकिंग में होते हैं तो पैकिंग का एक तरीका होता है, संकुलन का एक तरीका होता है, और उससे फिर संकुलन दक्षता निकलती है। आपको याद होगा, तो कहते हैं संकुलन दक्षता, ये शब्द आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे, इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब जो तुमने पैकिंग की है वो कितनी दक्ष है। ठीक है ना, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ने के साथ जैसे जैसे पैकिंग एफिशिएंसी बेटा जी बढ़ेगी ना, तो ये और क्लोज आते जाएंगे, और क्लोज आते जाएंगे तो आरएम कम होगा, धात्विक त्रिज्या कम होती चली जाएगी। क्योंकि पैकिंग बढ़ने का मतलब है परमाणु और क्लोज आ जाना, और क्लोज आ जाएंगे तो ये डी कम हो गई, तो धात्विक त्रिज्या भी कम हो जाएगी। जैसे कोई पूछे कि हमने 3 टाइप की पैकिंग पढ़ी होगी आपने, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। मुख्यतः ये तो पढ़ते हो गणीय निकायों में, पढ़ते हो ना, साधारण गणीय, काय केंद्रित गणीय और फलक केंद्रित गणीय। अगर आपको बेटा जी याद हो सॉलिड स्टेट में ये पढ़ोगे कि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, इसकी 52% होती है, 68% होती है, 74% होती है। तो जैसे जैसे संकुलन दक्षता बढ़ रही है, अगर कोई कहे कि हमें तो धात्विक त्रिज्या का क्रम बताओ, तो धात्विक त्रिज्या सबसे ज्यादा किस में आएगी? एक ही धातु की पैकिंग में सिंपल क्यूबिक की ज्यादा, बीसीसी की कम और एफसीसी की और भी कम आएगी। मतलब संकुलन दक्षता बढ़ने के साथ साथ धात्विक त्रिज्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर? तो ये चीज मैंने किसके लिए बताई है? धात्विक त्रिज्या के बारे में बात की है अपन ने। इसके बाद में जो तीसरा नाम आता है वो है वांडरवाल त्रिज्या। देखिए वांडरवाल त्रिज्या, जिसको मैं आरवी से रिप्रेजेंट करूंगा, वांडरवाल्स रेडियस क्या है बेटा? ये तो बाद की बात है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या है ये बताने की जरूरत ही नहीं है अब। क्या कि भाई दो नजदीकी परमाणुओं के बीच की अंतरानाभिक की दूरी का आधा होगा, इसलिए बार बार परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वांडरवाल त्रिज्या मापेंगे किसके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा जी। तो सबसे पहली बात,
इसका जो मापन है, इसका मापन मुख्यतः तो किया जाता है अक्रिय गैसों के लिए। मुख्यतः किसके लिए जी? अक्रिय गैसों व अधातुओं के अध्रुवीय अणुओं के लिए किया जाता है। गौर से देख लीजिए, इसका मापन अक्रिय गैसों के लिए और अधातुओं के अध्रुवीय अणुओं के लिए किया जाता है। लिखने की बात है। अक्रिय गैसें सब जानते हैं अपन, लेकिन अधातुओं के अध्रुवीय अणु जैसे Cl2 है। अब आपको पता होना चाहिए कि Cl2 के बीच में वंडरवाल आकर्षण बल होता है। ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि यहां पे त्रिज्या का नाम बंध के नाम पर है, तो नो डाउट यहां पे वंडरवाल आकर्षण बल होगा। हाँ होगा, लेकिन अधातुओं के अध्रुवीय अणु जैसे Cl2 हुआ, आयोडीन हुआ, है ना, ये सब अधातुओं के अध्रुवीय अणु है। और अक्रिय गैसें होगी ही ना, नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी। ठीक है। अब बेटा जी मैं इसको डायग्रामेटिक भी दिखाऊंगा, लेकिन ये बात दिमाग में रख लेना कि इसका मापन करते किसके लिए है? अधातुओं के अध्रुवीय अणुओं के लिए, और साथ में अक्रिय गैसों के लिए तो मुख्यतः करते ही हैं। एक उदाहरण ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए हीलियम है, इसके नजदीक कोई दूसरा हीलियम परमाणु आया, तो इनके बीच में जो आकर्षण होगा बेटा वो वांडरवाल आकर्षण बल होगा। ये कौन सा आकर्षण है? वांडरवाल आकर्षण। दुर्बल होता है काफी, और दुर्बल है तभी ये दूर दूर है, क्योंकि प्रबल आकर्षण होता तो निकट होते। इसी तरह से मैं एक काम करता हूं, आयोडीन के दो अणुओं के बीच में बात करूं तो वहां पे भी कौन सा आकर्षण है? वांडरवाल आकर्षण है। यहां पे भी कौन सा आकर्षण है? वांडरवाल आकर्षण है। ठीक है। Cl2 के बीच में भी होता है। क्लियर? अब जरा इनको बनाता हूं मैं, तो बेटा जी एक हीलियम का परमाणु आपके सामने ये रहा, ये दूसरा हीलियम का परमाणु आपके सामने, देख लीजिए इस तरह से, और ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है। साहब परिभाषा हमेशा वैसी चलेगी कि अंतरानाभिक की दूरी ज्ञात करो पहले, तो ये रही, और इस अंतरानाभिक की दूरी का हमेशा हम क्या करते आए? बोलो। तुम कहोगे सर आधा करते आए, आज भी कर दो। आधा करूंगा, लेकिन इस बार ये आधा बेटा कहां से गुजर रहा है ये देख लो। ये आधा यहां से गुजर रहा है साहब, और ये कौन सी त्रिज्या है? आर वांडरवाल, क्योंकि यहां पे आकर्षण बल का नाम वांडरवाल आकर्षण। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं कह दूंगा कि आर वांडरवाल इक्वल टू d/2। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमसे कोई पूछे कि यार परमाणु की त्रिज्या कहां रह गई, तो तुम कहोगे सर इस बार तो परमाणु की त्रिज्या तो यहीं तक थी, यानी वास्तव में परमाणु की जो त्रिज्या है वो वांडरवाल त्रिज्या से काफी क्या रह गई? कम रह गई। इसलिए परमाणु की त्रिज्या लेस देन वांडरवाल त्रिज्या है। समझ रहे हो? ये तो अक्रिय गैसों में समझाया, तुम कहोगे उधर भी तो समझा दो, लो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है भैया, इसमें ये खुद एक अणु है। ये लो, ये खुद एक अणु है, तो मैंने भी एक अणु दिखा दिया। ये कौन दिखाया है? आयोडीन का एक अणु दिखाया है। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करूंगा, ये आयोडीन का दूसरा अणु दिखा दिया। देखिए अब मैं क्या करूंगा, दो निकटतम अणु ले लो, ले लिया। वांडरवाल आकर्षण इनके बीच में है, जहां वांडरवाल आकर्षण बल है वो निकटतम नाभिक ले लो। तो तुम कहोगे सर ये रहे दो निकटतम नाभिक, ये रहा और ये रहा, और अब इस निकटतम अंतरानाभिक की दूरी का आधा कर दो, तो साहब ये यहां से गुजरेगा। ये बेटा जी वांडरवाल त्रिज्या है। और वास्तव में परमाणु की त्रिज्या पूछे तो वो तो यहीं रह गई। देखिए आर एटम,
तो तुम कहोगे सर यहां भी वही बात है, आर वंडरवाल इक्वल टू d/2, क्योंकि इसको पूरी को क्या कह दो, अंतरानाभि की दूरी को किससे लिख दो जी, इस अंतरानाभि की दूरी को मैं d से लिखता आया हूं, फिर से लिख देता हूं, और उसका आधा कर दिया तो वंडरवाल त्रिज्या आ गई। बात वही है, और फिर से वही निष्कर्ष है कि आर वंडरवाल है वो ज्यादा है किससे, आर एटॉमिक से ज्यादा है साहब, आर एटॉमिक कम है। लेकिन इसके थ्रू मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं आपको, वो भी दिमाग में रखना। कल को तुम्हें पूछे कि चलो ठीक है वंडरवाल त्रिज्या की बात तो आ गई, लेकिन आयोडीन के लिए क्या तुम सहसंयोजक त्रिज्या की भी बात कर सकते हो क्या? मैं कहूंगा कर सकता हूं। कैसे? सहसंयोजक त्रिज्या की बात करनी है तो बेटा जी केवल यहां कंसंट्रेट हो जाओ, आप केवल एक अणु के अंदर कंसंट्रेट हो जाओगे तो तुम कहोगे गुरुजी ये रही, और इसकी आदि क्या आई थी साहब, इसकी आदि क्या आई थी, इसी को तो कहा था सहसंयोजक त्रिज्या, याद करिए, क्योंकि इन दोनों परमाणुओं के बीच में अंदर तो सहसंयोजक बंदी है, इसलिए ये थी आरसी, ठीक है ना, ये आरसी थी। और कोई पूछे कि यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, तो मैं कहूंगा 2rc। अरे आपको कोई कहे कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो तुम कहोगे 2rc, आरसी की डबल है, इतनी आरसी, इधर भी आरसी, ठीक है। ये मैं इतनी बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आर वांडरवाल की वैल्यू रियल में बेटा जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? आरसी की डबल के आसपास होती है, देखिए 2rc के आसपास डबल होती, समझ रहे हो, एक बात हुई। इसके बाद में आर वंडरवाल इक्वल टू 2rc अगर मैं कह रहा हूं तो ऑलमोस्ट इक्वल टू ये भी कह सकता हूं, क्या देखो, बॉन्ड लेंथ ऑफ I2। क्या आर वंडरवाल की वैल्यू इस I2 की बॉन्ड लेंथ के इक्वल भी है क्या? तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि 2rc का मतलब तो यहां से यहां तक की पूरी होगी और यहां से यहां तक की होगी, तो देखो ये बॉन्ड लेंथ, बंद लंबाई नहीं है क्या, किसकी, आयोडीन की, तो बंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ का मतलब बंद लंबाई, तो वंडरवाल त्रिज्या I2 की बंद लंबाई के इक्वल है, तो 2 इंटू आरसी वास्तव में क्या है, बॉन्ड लेंथ ही है। अरे आरसी तो ये पूरी बॉन्ड लेंथ ही हो गई। तो ये मैंने जो चीजें बताई है वो किसके बारे में बता दी तुम्हें, वंडरवाल त्रिज्या के बारे में। और अब तक बेटा जी एक और चीज इंपॉर्टेंट कर लो कि भाई अब तक जो त्रिज्याएं पढ़ी है उनका क्रम क्या बना, तो उनका क्रम आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये सबसे बड़ी वैल्यू है आरवी, दूसरे नंबर पर आर ए और आर मेटालिक लगभग बराबर हैं, और सबसे कम है आर सी। ये त्रिज्याएं अपन ने पढ़ी, क्लियर है। तो ये टाइप्स ऑफ रेडियस के बारे में यानी त्रिज्याओं के प्रकार में हमने जाना।